नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं अपर्णा खरे आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है खेल सामग्री कैसे बनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाला पूर्व बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो सिर्फ खेल के माध्यम से जितनी सक्सेस है और किसी तरह से नहीं है। ना तो आप इतने छोटे बच्चों को कुछ रटा सकते हैं, ना ही उनको कोई आप ऐसे जबरदस्ती पढ़ाने के लिए ज्यादा देर बैठा सकते हैं। पर अगर आप उनको खेल ही खेल माध्यम में पढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे से उस चीज को सीखेंगे। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है बच्चों के लिए हम खेल सामग्री कैसे बनाएं। खेल क्रिया जब हम कराने बैठते हैं तो या तो हम बाजार से बने बनाए खिलौने लाते हैं, जो प्राय बच्चे अपने घर में भी देखते हैं और उनसे खेलते भी हैं। जब आप कोई डॉल वगैरह लाकर बच्चों को दिखाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हमारे मम्मी भी लाई हैं, पापा भी लाए हैं। तो वो देखते ही है, उनसे खेलने में उनको खिलौना तो उनको अट्रैक्टिव लगता ही है। पर अगर आप बच्चे के सामने खेल क्रियाएं करते समय खुद स्वयं उनके साथ मिलकर कोई खिलौना बनाएंगे तो बच्चे उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये मैं खुद भी अपने बच्चों के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ और बच्चे इतने खुश होकर उस खिलौने से खेलते हैं क्योंकि उसमें उनकी क्रिएटिविटी लगी है, उसमें उनका दिमाग लगा है, उनकी सृजनात्मकता लगी है, तो वो उस चीज से इतने खुश होकर खेलते हैं। इसीलिए मैं आज आपके सामने ये टॉपिक लेके आई हूँ। खेल क्रियाएं कराते समय हमको सबसे पहले 2-4 बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो ये कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मतलब आप उसको सिखाना क्या चाहते हैं। बच्चे को जो चीज आप सिखाना चाहते हैं उसी आधार पर खेल क्रियाएं आप निर्धारित करेंगे। क्या आप बच्चों को कलर सिखा रहे हैं या आकार सिखा रहे हैं या नंबर सिखा रहे हैं या कोई कहानी सुना। आपका जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर आप खेल क्रिया का चुनाव करें तो सबसे सही होगा। ये लक्ष्य पहले आप निर्धारित कर लें और उसके लिए आप कौन सी खेल क्रिया चुनते हैं ये भी आप पहले से निर्धारित कर लें, तो आपको बच्चों के सामने आराम से आप अपनी खेल क्रिया को प्रस्तुत कर सकें। फिर बच्चे के सामने आप खेल क्रिया तो लेके आए हैं, पर उसको कैसे यूज करना है, कैसे सिखाना है, इस बात को भी आप पहले से निर्धारित कर लें। जो भी आप खेल क्रिया कराने जा रहे हैं उसको बच्चे के साथ मिलके किस तरह सिखाएंगे, किस तरह खेलेंगे और कितने बच्चे आपके क्लासरूम में हैं, आप कैसे उनको एक एक करके बुलाएंगे या ग्रुप में बुलाएंगे या प्रत्येक बच्चे के सामने एक एक खिलौना होगा, ये सभी बातें आपको पहले से तय कर लेनी चाहिए। फिर आप उस खेल को सिखाने के लिए क्या सामग्री का उपयोग कर रहे हैं उसकी तैयारी भी आप पहले ही कर लें तो अच्छा है। जो भी आप उनके साथ बैठ के खिलौना बना रहे हैं या जो उनके साथ क्रिया कर रहे हैं उसकी अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो बच्चों के सामने आप तुरंत वो खेल क्रिया प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों के सामने जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी करके जाएं। चौथी और बहुत जरूरी बात है कि जो भी आज हमने खेल क्रिया करी, जो बच्चों के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट था वो बच्चों तक सही पहुंचा कि नहीं। हम उनको आकार सिखाना चाहते थे तो हम उनको सही रूप में आकार सिखा पाए या नहीं। जैसे हमने उनको एक चार्ट दिखाया जिसमें स्क्वायर में रेड कलर था, हमने बच्चे को सिखाया ये स्क्वायर है और हमने सोचा कि बच्चे ने सीख लिया है। पर जब कभी हम उसको बाद में स्क्वायर दिखाएंगे और वो नहीं पहचान पाएगा, पर जब हम रेड कलर दिखाएंगे तो बोलेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर दिखा रहे थे तो उसको तो रेड कलर दिख रहा था, उसको ये नहीं मालूम कि ये रेड कलर किस चीज के अंदर भरा हुआ है। इसीलिए ये जरूरी है कि जो चीज आपने बच्चे को सिखाई वो बच्चे तक सही रूप में पहुंची या नहीं, इसकी आपको जानकारी जरूर लेना चाहिए। आप जब बच्चे को फीडबैक लेंगे, उससे पूछेंगे, उसके संग खेलेंगे या आप खुद बच्चा बनेंगे वो टीचर बनेगा, तब आपको पता पड़ेगा कि जो आप सिखा रहे थे वो सही रूप में उस तक पहुंचा या नहीं। इसलिए इन चारों बातों को ध्यान में रखकर हम भी आज अपनी खेल क्रियाएं प्रस्तुत करेंगे। जो हम खेल सामग्री बनाते हैं बच्चों के साथ अगर मिलके हम उनके क्लासरूम में उनके साथ मिलके बनाएंगे तो वो उसको एंजॉय करेंगे। पर खेल सामग्री बच्चों के साथ हम कैसे बनाएं? क्या बच्चे सभी चीजें उपयोग में ला सकते हैं? उनके साथ आप चाकू, कैंची या स्टेपलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वही काम बच्चों के साथ करना है जो बच्चे आराम से आपके साथ कर सके। ठीक है, आपको स्टेपलर इस्तेमाल करना है, आप बच्चे को समझाइए कि ये बड़ों के छूने की चीज है और बच्चे इसको देखेंगे पर छुएंगे नहीं। बच्चे बहुत समझदार होते हैं और वो जरूर आपका कहना मानेंगे। आप अपने कहने के तरीके को ऐसे प्रस्तुत करिए कि बच्चा आपको समझ सके। उसके बाद बच्चे के पसंद की चीजें बनाएं।
बच्चे आप देखिए, आपके पास बच्चे जो जो जितने साल का ग्रुप है, उस एज के बच्चे को क्या पसंद है। हो सकता है उस एज में बच्चे को बस, कार पसंद आ रही है या कोई डॉल पसंद आ रही है। आप उनकी पसंद की चीज को उनके सामने बनाएंगे तब वो आपके साथ ज्यादा अच्छे से सम्मिलित होंगे। पर अगर आपको कुछ चीज सिखाना है तो आपको चाहिए कि बच्चे का उस चीज के प्रति पहले इंटरेस्ट डेवलप करें। आप अभी पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाना चाहते हैं और कार नहीं सिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के प्रति बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करें। आप एक डॉल से भी पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखा सकते हैं और डॉल तो बच्चे को सभी को पसंद है। इसीलिए ये जरूरी है कि बच्चे की पसंद और आपको क्या सिखाना है, दोनों का मेल जरूरी है। फिर जब हम कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो हम बच्चे का सहयोग भी ले रहे हैं। बच्चे को ये एक एक काम हम अलॉट करते हैं, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। इस तरह बच्चे में एक टीम की भावना उत्पन्न होती है कि हम मिल के काम कर रहे हैं, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। जो बच्चे में बचपन से अगर सहयोग की भावना है तो वो कभी भी आगे जाकर टीम वर्क के लिए घबराएगा नहीं। फिर कभी कभी आप एक ग्रुप को, किसी एक को लीडर बना के भी करवा सकते हैं। इस तरह बच्चे में लीडरशिप भी डेवलपमेंट होती है। ये सब खेल क्रियाएं इन बच्चों में सभी वो भावनाएं उत्पन्न करेंगी जो उनको आगे जाके लाइफ में सहयोग देंगी। फिर बच्चों को हम अधिकतर चीजें वो बनाकर दिखाना चाहते हैं जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है या जो चीज घर में पड़ी हुई है और उपयोग में नहीं आ रही है। ऐसी चीजों के सहयोग से हम जब बच्चों के सामने कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो वो बच्चों को लगता है कि हाँ, मम्मी की जो खराब चीज है उसी को इस्तेमाल करना है, कोई अच्छे सामान को उपयोग नहीं करना है। वो मम्मी और पापा के यूजफुल चीजों को कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको बता रहे हैं ये वेस्ट है और ये हमने इसका उपयोग किया है। वो बच्चा हमेशा ध्यान रखेगा कि हाँ, वेस्ट का ही हम उपयोग कर रहे हैं। इस तरह घर में जो आए दिन प्रॉब्लम मम्मी पापा को होती है कि मेरा ये सामान तोड़ दिया, कि मेरा मोबाइल फेंक दिया, वो सब परेशानियों से भी मम्मी पापा बचे रहेंगे। अगली बात ये है कि जो भी चीज हमने बनाई है उसका हम उन बच्चों के साथ उपयोग कर सकें। अगर हमने चीज बना के ये सोचा अरे अब फट जाएगी, अब ये बच्चे नहीं छुएंगे, तो वो बच्चे उससे खेलेंगे कैसे। इसीलिए खेल क्रिया करना है, ये आपका पहला वो है। तो जब आपको खेल क्रिया करना है तो चीज भी ऐसी ही बनाइए जो बच्चे छू सकें, इस्तेमाल कर सकें। फट जाती है तो कोई बात नहीं, वेस्ट से ही तो आपने बनाया था। बच्चों से नहीं फटेगी तो किससे फटेगी, बच्चों से नहीं टूटेगा तो किससे टूटेगा। इसीलिए आप कभी भी ऐसी चीज ना बनाएं जो इतनी बढ़िया है कि आप उसको बच्चों को छूने ही ना दें। हमेशा वही चीज बनाएं जो बच्चों के छूने में, और बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे छूकर महसूस कर कर सीखते हैं वो बच्चे देखकर नहीं सीखते। आपने देखा होगा बहुत छोटा बच्चा भी हर चीज पकड़ता है, मुंह में डालता है, क्योंकि वो छूकर अपने फिंगर से, अपने जीभ से, अपने सेंसेस से ही उस चीज को समझता है। इसीलिए हम जो भी खेल क्रिया करेंगे वो बच्चे की पहुंच में होनी चाहिए। जैसे कि अब ये देखिए, ये पेपर प्लेट से एक शीप का फेस बनाया है। ये दिखाने के लिए आपको सिर्फ इतना भर देखना है कि इसमें एक पेपर प्लेट लगी है। पेपर प्लेट, सादी सिंपल पेपर प्लेट कोई भी, उसके चारों तरफ उसमें पहले एक कलर करके आंख, नाक, मुंह बना लिया गया है। एक छोटा सा रुई का कॉटन के पीस पे नाक लगा दी है। कॉटन को चारों तरफ लगाकर बच्चे ने शीप का, रुई से लगाकर शीप का फेस बना दिया है और ये उसके कान लगा दिए हैं। इसमें आप बच्चे का पूरा सहयोग ले सकते हैं। पेपर प्लेट में आपने कहीं कोई कटिंग नहीं करी, उसमें कलर किया बच्चों ने किया, उसमें ये आपने काट के तो कैंची से आप काट दीजिए। रुई के टुकड़े बच्चे खुद चिपका सकते हैं, गम आप लगा दीजिए किनारे किनारे और आराम से बच्चे इसको बना सकेंगे। तो इसलिए ये इस तरह की चीजें जब हम बच्चे के सामने बनाते हैं और फिर हम बच्चे के सामने शीप की पोयम गाते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और वो इस तरह सीखते हैं कि ये क्या चीज है। इसी तरह से ये फेस है, तरह तरह से मैं फेस बनाकर लाई हूँ। ये सभी पेपर प्लेट्स पे बने हैं। पेपर प्लेट्स पे आराम से बच्चे बना सकते हैं क्योंकि उनको कटिंग नहीं करना पड़ती है। उनको सर्किल काटने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आप इस तरह ये सर्किल है ये भी सिखा सकते हैं। ये एलिफेंट का मास्क है।
एलिफेंट फेस है, इसको आप सिर्फ पेपर प्लेट में 2 जगह आपने कान कट किया और एक इसकी सूंड कट की है। ये भर आप टीचर होकर आप खुद कर सकते हैं। बाकी बच्चा स्वयं अपनी प्रतिभा से, अपनी क्षमता से कलर भरेगा। उसको जिस रंग का एलिफेंट बनाना है उसी रंग का वो एलिफेंट बनाएगा और उसमें कलर भरेगा। इसके लिए आप एक पेपर प्लेट लीजिए, उसमें बच्चे जो भी कलर करना चाहें करें। आपको अगर उसमें आईज मास्क बनाना है तो आईज को आप कट कर दीजिए। आईज कट करने के बाद आप बच्चे को कलर करने के लिए दे दीजिए। आपको अगर ज्यादा आईज इफेक्टिव बनाना है तो आप उसकी आईब्रो वगैरह ड्रॉ कर दीजिए थोड़ा सा कलर से। इसके बाद बच्चा जब कलर करके आपके सामने लाएगा तो आप इसमें आपको लगानी है एक सूंड और 2 कान। सूंड और कान लगाने के लिए आप दूसरी पेपर प्लेट लीजिए, उसको इस तरह थोड़ा सा सूंड के लिए छोड़कर काटें, जिससे ये हिस्सा जो है ये सूंड बनेगा और ये हिस्से जो 2 हिस्से हैं ये कान बनेंगे। बस आपने इसको कट किया। ये भी बच्चों से आप कलर कराइए। सूंड चूंकि थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है इसीलिए उसको नीचे से जरा सा फोल्ड कर दीजिए। इसको यहाँ आप स्टेपलर से पिन कर देंगे या गम से चिपका दीजिए। जो बच्चों के पास सामान है, जो आपके पास सामान है, आप वही सामान इस्तेमाल करिए और उस चीज को बना दीजिए। थोड़ी देर में ये चिपक जाएगा और 2 कान, एक इधर और दूसरा उधर। इस तरह आप ये एक छोटा सा खेल बच्चों के लिए फेस मास्क, ये आप 10 मिनट के अंदर बच्चों के सहयोग से बना सकते हैं। कलर करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा बस। इस तरह आप एक एलिफेंट ही नहीं, किसी भी एनिमल का, बच्चा जो एनिमल बनना चाहता है, बच्चा जो भी एनिमल का रूप लेना चाहता, कोई लॉयन बनना चाहेगा, कोई हाथी, उस हिसाब से आप एक फेस मास्क तुरंत तैयार करके और अपना खेल या ड्रामा जो आप शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप खेल ही खेल में बच्चों को जंगल के जानवर या पेट एनिमल्स जो भी सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकते हैं। इसी तरह आप एक बच्चों की सबसे पसंद की चीज होती है परी, छोटी सी परी। ये भी पेपर प्लेट की मदद से बनाई है। इसमें आप एक पेपर प्लेट को आधा कट करते हैं। आधी कट पेपर प्लेट से इसका ये आधा पीस है। पेपर प्लेट को इसको ऐसे स्टेपल करके इसका घेर बनाते हैं। एक छोटा सा फेस बना लीजिए बच्चे की मदद से और इसके ऊपर इसको स्टेपल कर दीजिए। बचे हुए टुकड़े से इसके 2 पीस करके आप परी के पंख बना सकते हैं। ये भी आपको इसको भी बनाने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ये इस तरह आप इसके पंख भी लगा सकते हैं। इतनी आकर्षक परी बच्चे के लिए जैसे कि आकाश से स्वयं उतर आई हो। और 2 मिनट आपको कटिंग में लगेगा, 5 मिनट कलरिंग में और 2 मिनट और स्टेपल में। इस तरह आप 7 से 10 मिनट के अंदर बच्चों के लिए एक एक परी बनाकर उनको दे सकते हैं। अगर आपको ये डॉल की तरह नहीं खिलानी है, पपेट की तरह लगानी है, तो आप इसमें एक नीचे स्टिक लगाकर चिपकाकर बच्चे को ये पपेट की तरह दे सकते हैं। पपेट और भी मैंने बनाए हैं। ये कोई भी आप एनिमल अपनी पसंद से ड्रॉ करिए, उसमें पीछे आप स्ट्रॉ लगाइए तो वो कड़ी हो जाएंगी इस तरह से। ये चूहा है। एक कोई भी एनिमल, इसको आप कलर कर सकते हैं या शीट कलरफुल ले सकते हैं। उसमें पीछे आपने इस तरह स्ट्रॉ लगा दी, ये आपका पपेट बन गया। आप जो भी चीज सिखाना चाहते हैं, जो स्टोरी सुनाना चाहते हैं या कोई एनिमल के बारे में बताना चाहते हैं, आप किसी भी एनिमल के पीछे इस तरह से लगा सकते हैं। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे आप स्वयं कुछ एनिमल्स को ड्रॉ करिए, तो बच्चे अपनी तरफ से ड्रॉ करके लाते हैं। ये देखिए मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए जो मेरे बच्चों ने बनाया।
जब उन्होंने ये बनाया, मैंने पूछा ये क्या है? वो बोला ये तितली है। मुझे इसमें कहीं भी तितली तो दिख नहीं रही थी, पर बच्चे ने कहा कि ये तितली है, तो मुझे इसको तितली बनाना थी। मैंने इसमें 2 आंखें बनाई। बच्चे को कहा कि अरे आप आंख बनाना भूल गए हो बेटा, इसकी आईज बना देते हैं। उसको कहा आईज बना दी। उसके जो कलर्स थे उसके ऐसे मैंने लाइन खींच दिया कि ये उसके पंख बन गए और इस तरह ये तितली बन गई। बच्चे की इमेजिनेशन जो भी थी, उसने चूंकि ये तितली कहा इसलिए ये तितली मुझे बनानी ही थी, वरना अगर मैं उसको कह दूंगी ये तो आपने क्या कर दिया, सारा कलर खराब कर दिया, वहीं उसकी सृजनात्मकता पे आपने ब्रेक लगा दिया। इसलिए जो बच्चा बना रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है, उसको आप एप्रिशिएट करिए। ये देखिए, ये एक बच्चे ने बनाया है झूला। मैंने पूछा बच्चे ये आपने क्या बनाया है? बोला ये मैंने झूला बनाया है। मैं उसको देखती रही, बहुत सोचती रही। फिर मैंने कहा अच्छा ये झूला गोल गोल घूम रहा है, इसीलिए मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। बोला हाँ ये गोल गोल घूम रहा है। बच्चा इतना खुश हो गया, उसको खुद को भी समझ में शायद नहीं आ रहा था। उसने झूला बोल तो दिया था पर उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पूछा अरे झूले की स्विंग में तो 2 ऐसे रस्सियां होती, वो कहाँ है? उसने कह दिया ये है। फिर मैंने कहा अच्छा झूला काहे पे लटका है? बोला इस पे लटका है। तो मैं सोचती रही, फिर मैंने कहा अच्छा ये नीचे गोल गोल घूम रहा है। वो बहुत खुश हो गया, बोला हाँ मेरा झूला गोल गोल घूम रहा है। बस उसको बोला ये भी मेरा झूला है, ये भी मेरा झूला है। बच्चा इतना खुश हुआ क्योंकि उसको खुद को भी समझ में आ गया कि हाँ ये झूला जैसा कहीं तो दिख रहा है। इसलिए बच्चे की सृजनात्मकता पर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये एक उसकी बच्चे की पेंटिंग है। बोला ये मेरा घर है। हमने कहा अच्छा वाह घर है, ये कौन सा रूम है? बोला ये ऑरेंज कलर है, ये हमारा किचन है। अच्छा ये किसका रूम है? ये सबसे बड़ा है, ये ड्राइंग रूम है। ये वाला किसका है ग्रीन? ये पीछे ये बाथरूम है। और ये वाला ये हमारा बेडरूम है। और ये तो अंदर आने का रास्ता है। उसने मुझे पूरा समझाया कि ये उसका घर है। आप क्या कहेंगे कि ये उसका घर नहीं है? जब उसने इसको घर बनाया और मुझे समझाया तब मैं समझ पाई कि हाँ ये सचमुच उसका घर है। इसलिए बच्चे को जो भी बना रहा है उसको हम एप्रिशिएट करेंगे, उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे तो बच्चा जरूर उस चीज को और आगे विकसित करेगा। वो भी अपनी इमेजिनेशन लगाएगा, वो समझेगा कि हाँ किस तरह हमको अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है। इसके अलावा ये वेस्ट मटेरियल से एक पेपर प्लेट से मगरमच्छ, जब हम मगरमच्छ की कहानी सुनाते हैं, बच्चे ने आज के कितने बच्चों ने ऐसा होगा जो मगरमच्छ देख पाते हैं? कितने बच्चे जू जाते हैं जिन्होंने मगरमच्छ देखा है? हाँ टेलीविजन की सहायता से जरूर मगरमच्छ हम दिखा देते हैं बच्चों को, पर जब बच्चे इसको देखेंगे, अच्छा इसमें ऐसे ब्लैक लाइन है, इसमें कलर करेंगे, तो वो उसको जितने अच्छे से समझ सकेंगे उसके बारे में, उसको आप जितने अच्छे से समझा सकेंगे, उसको छू कर देखेंगे। अगर ये टूट भी जाता है, फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टूटा हुआ प्लास्टिक का ग्लास है, 2 स्टेपल करके पिन लगाई गई हैं और कलर किया गया है। 10 से 15 मिनट के अंदर आप ये मगरमच्छ बच्चों के सामने बना सकते हैं। इस तरह बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देंगे। ये एक फ्लावर है, ये भी एक पेपर प्लेट की मदद से बनाया गया है। इसमें सिर्फ एक कलर्ड शीट हमने चिपकाई है, उसको इस तरह से काट दिया है, पीछे एक कागज की गोल पुंगड़ी जैसी बनाकर रंग करके उसमें ये पुंगड़ी लगा दी गई है। बीच में एक दूसरे कलर की पर्ची चिपका दी गई है। 7-8 मिनट में बच्चे के सामने आप ये फूल बना सकते हैं। हर बच्चा अलग अलग फूल बनना चाहेगा। जो भी फूल बच्चे बनना चाहते हैं वो फूल आप बनाइए और बच्चों को दीजिए। और बच्चों को इस तरह फूलों के नाम की, हम लोटस है, हम मैरीगोल्ड है, हम सनफ्लावर है, हमारा ये कलर है, बच्चे उस चीज को अच्छे से सीख सकेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित करिए। जिस दिन आप फूलों के बारे में सिखाना चाहते हैं उस दिन आप फूल वाली क्रियाएं करेंगे, तभी बच्चे को आप सही चीज, सही दिशा दे सकेंगे। इसके अलावा बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, जो बच्चे इस तरह के काम, बारीक काम कर सकते हैं,
ये एक छोटी सी चटाई है। इसको आप दो तरह के पेपर से भी बना सकते हैं। इसमें कोई मोटा धागा या ऊन भी लगा सकते हैं। जो बच्चों आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसकी मदद से आप इस तरह चटाई बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बच्चों को मेहनत ज्यादा लगेगी, इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि थोड़े बड़े बच्चे हों। ये 4 साल का बच्चा नहीं बना सकेगा, पर 5-6 साल का बच्चा जरूर आपकी बुनने में मदद करेगा और उसको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे बुनना है। पर जो 4 साल का बच्चा होगा उसके लिए आप थोड़ा सरल ढंग से किस तरह से 2-2 धागों को लेके एक सा बुन के उनको भी आप थोड़ा सिखा सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही क्लास में आपके 2 एज ग्रुप है, प्ले स्कूल जो छोटे छोटे होते हैं उसमें 3 साल का बच्चा भी होता है और 4 का भी होता है और कोई 4.5 का भी होता है। कोई बच्चा करता है, कोई नहीं करता है। जो नहीं कर पाता हो उसको आप थोड़ा सरल ढंग से 2-2 ऊन एक साथ रखकर आराम से सिखाएं, छोटे में सिखाएं, जिसमें वो भी कर सके। उसको ये ना लगे कि ये तो बन पा रहा है इतना सुंदर, मैं नहीं बना पा रहा। इसके अलावा एक पुराने पेपर से ये पर्स बना है। 2 पुराने पेपर लिए आप किसी भी शेप में उनको काट सकते हैं। जो शेप आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो शेप में आप काटिए। उसको यहाँ होल कर दीजिए पेपर्स में रिबन की सहायता से। इस तरह बच्चा आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अपना बनाएगा। किस तरह उसको थ्रेड को या रिबन को होल्स में डालना है, किस तरफ से निकालना है, कैसे दोबारा डालना है, इसमें आप बच्चे की थोड़ी मदद करिए और उसका एक छोटा सा पर्स तैयार होगा। आप उसको मार्केट खिला रहे हैं, उसको आप बताना चाहते हैं कि मार्केट में हमारे कौन हेल्पर्स होते हैं, मार्केट में हमको क्या मिलता है, या मार्केट जाने के लिए आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, मार्केट में मम्मी के साथ जाते हैं तो आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए। आप जब ये गेम उसको सिखाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप उसको पर्स बनाकर उसकी क्रिया को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसी तरह ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं जो बच्चों के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, इसमें छोटे बच्चे कलर्स भी कर सकते हैं। उनको हार्ड शीट पे बनाएंगे तो बच्चे उसे टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं, जो भी कलर करवाना चाहते हैं वो बच्चों के सामने, या आप कोई लेटर सिखाना चाहते हैं बच्चों को, कोई अक्षर सिखाना चाहते हैं, आप वो सब इन कार्ड्स पे बनाइए और उसमें बच्चों के साथ बैठ के बच्चों के सामने कलर करिए। इस तरह बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे और बच्चे स्वयं जल्दी सीखेंगे कि ये क्या है। जब बच्चा इस तरह लकीर के अंदर कलर करेगा कि कहाँ से कैसे जा रही है, उसने माँ नहीं लिखा पर उसने माँ अपने दिमाग में उतार लिया, क्योंकि उसने ये देखा कि एक लंबी लाइन में उसने कलर किया, फिर नीचे गई लाइन, पूरा उसके दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा। जिस दिन वो माँ लिखना सीखेगा उसको तुरंत ये पिक्चर याद आ जाएगी और उसको माँ सीखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप छोटे बच्चे को लिखवाइए, परंतु बच्चे के दिमाग में जब खेल खेल में आपने माँ अक्षर भर दिया, वो तो बच्चा मजे कर रहा है, कलर कर रहा है, आप उसको बता रहे हो माँ मछली में ऐसे कलर भरना है। वो पूछेगा जरूर इसमें मछली कहाँ है, आप दूसरा कार्ड बनाइए साथ में मछली का, मछली इसकी ये है, माँ इसका ये है। फिर वो कलर भरेगा, आपके साथ खेलेगा और इस तरह खेल ही खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख लेगा। इसी तरह आप घर में और भी बहुत पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से, कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको कलर करें, बैठ के उसके साथ बनाएं, या बच्चे बहुत छोटे हैं जो कलर वगैरह कर सकने के लायक भी नहीं है, तब हम कैसे उनको खिलाएं। ये मैं कुछ ढक्कन लेके आई हूँ। ये ढक्कन सभी के पास होते हैं घरों में, स्कूलों में, प्ले स्कूल वगैरह में भी जहाँ पे किचन होती है वहाँ भी ये ढक्कन उपलब्ध होते हैं। बस बच्चों के साथ ढक्कन लगाना ही तो खेलना है। इस तरह के खेल बाजार में भी मिलते हैं, पर छोटे से बड़ा कैसे लगाना है ये क्रम सिखाना है बच्चे को, तो आप इस तरह आराम से उसको सिखा सकते हैं। एक के ऊपर एक, छोटे से बड़े से छोटा। एक तो आपने ये सिखाया इसमें कि क्रम क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर आप साथ ही साथ उसको कलर सिखा सकते हैं कि ये रेड वाला सबसे नीचे रखना है या ये ब्राउन वाला येलो के बाद आएगा। आपने उसको आफ्टर और बिफोर भी सिखाया, उसको एक के ऊपर एक सीक्वेंसिंग भी सिखाई, किसके बाद किसका नंबर आ रहा है ये भी सिखाया। तो जब इस तरह से आप एक खेल खेलते हैं, आपने सिर्फ खेल खेला है,
आपने उसके साथ, बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसने क्या क्या सीख लिया है, पर आप अपने लक्ष्य को अगर सोच के कि हमको क्या खेल इस लक्ष्य के लिए सही है, ये आप पहले से निर्धारित करेंगे तो आप इस तरह के खेल को आराम से बच्चों के साथ खिला सकेंगे। फिर अगले इसी तरह से हमको सिर्फ कुछ सामान जो जरूरी है इस तरह की खेल क्रियाओं को बनाने के लिए हम किस तरह का सामान लें, ये अब हमारा अगला पॉइंट है कि हमको कोई ज्यादा वेस्ट मटेरियल तो हम इकट्ठा कर लेंगे, पर उसके अलावा हमको कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे स्टेपलर, सेलो टेप, गम ट्यूब, थोड़े से क्रेयॉन्स, स्केच पेन, इनकी सहायता से, प्लेन शीट्स, इनकी सहायता से हम कुछ भी चीज आराम से बना सकते हैं। जो भी चीज आपको फेस वगैरह चिपकाना है, आप सेलो टेप से, गम से या स्टेपलर से आप यूज करके कर सकते हैं। बच्चों के साथ अगर आप स्टेपलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सेलो टेप और गम की सहायता, उनके सामने स्टेपलर लाइए ही मत और आराम से सेलो टेप और गम की सहायता से काम करिए। इसके अलावा एक कैंची जिससे हम काटना, जो बिना कैंची के शायद कुछ ना हो पाए, तो वो बच्चों के लिए आपको बताना, कुछ आजकल कैंचियां भी ऐसी आती हैं जो बच्चे स्वयं यूज कर सकते हैं, तो आप बच्चों को बताइए ये मैम की कैंची है, ये बच्चों की कैंची है, और इस तरह उनको शुरू से ही इस बात का ध्यान रहेगा कि हमको कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज हम बच्चों को नहीं छूनी है। इसके साथ ही साथ जब हम कोई कहानी सुनाते हैं या कोई चीज सिखाते हैं, तो जो हमने खेल क्रिया ली है उसमें हम सभी बच्चों को इन्वॉल्व करें। हमारा हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आप 2 बच्चों को बुलाकर एक को राजा एक को रानी बना के आपने अपनी खेल क्रिया तो खत्म कर दी, पर बाकी जो बच्चे हैं उनको बहुत बुरा लगता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें और उस खेल क्रिया में सभी एंजॉय करेंगे। हाँ, अगर आप ये सिखाना चाहते हैं कि कुछ दर्शक भी होते हैं तो अवश्य उनको इस तरह की खेल क्रियाएं आयोजित करें कि 2 बच्चे आपके सामने प्ले कर रहे हैं, बाकी आपके दर्शक बने हुए हैं। पर ऐसा करते में भी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आज ये 2 बच्चे हैं तो दूसरे दिन कोई 2 और बच्चे होंगे, क्योंकि सभी को बराबरी से कार्य करवाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जिन 2 बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं उनको हमेशा आगे, या जो बच्चे बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं हमेशा उनको आगे करके आप बाकी बच्चों के साथ भेदभाव की भावना पैदा करते हैं। इसीलिए हमारे लक्ष्य को जब हम निर्धारित करते हैं तो इस तरह से खेल क्रिया हमको डिसाइड करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व कर सकें। जब हम बारिश में कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं, क्लाउड्स के, रेन के बारे में या बोट के बारे में, तो हम बोट एक एक बच्चे को बना कर दें। सारे बच्चे बोट लेंगे, अपनी अपनी प्रैक्टिस कॉपी में, ड्राइंग कॉपी में बोट चिपकाएंगे, तो इस तरह सभी बच्चे उस बोट की क्रिया में इन्वॉल्व हैं। पर अगर हम कोई प्ले करना चाहते हैं और आपके प्ले में सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हैं, तो आप ठीक है 4 कैरेक्टर्स के से प्ले करवाइए, पर कोई दूसरा प्ले भी करवाइए जिसमें दूसरे 4 बच्चे भी इन्वॉल्व हो सके। सभी बच्चों को आगे बढ़ाना ही एक टीचर का कर्तव्य होता है, इसीलिए उसको हर बच्चे को बराबरी से पार्टिसिपेट कराना होता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कभी कभी कि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी हमको कुछ सिखाना है, हम उनको फिंगर्स के बारे में सिखा रहे हैं, या कुछ कभी हमें कुछ सिखाना भी नहीं है, यूं ही टाइम पास करना है, बच्चे को बिजी रखना है, हम उसको फिंगर पपेट का खेल खिला सकते हैं। फिंगर पपेट में उस बच्चे के ही फिंगर्स पे अलग अलग आईज, नोज बना के जो बच्चे को पसंद है, किसी को मम्मी बनना पसंद है, मम्मी बना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, किसी को पापा बनना पसंद है, आप पापा बना दीजिए, मूछें बना दीजिए। इस तरह फिंगर्स पे ही, बच्चों की फिंगर्स पे स्केच पेन से आप खेल खेल सकते हैं। तो बच्चे ने मम्मी और पापा ये अलग अलग हैं, किसकी मूछ है, मम्मी बिंदी लगाती है या चोटी करती है, जूड़ा बनाती है, जो भी जिसकी मम्मी जिस तरह से रहती है उस तरह से आप उसको बनाकर उनकी फिंगर्स पे, घर में दादा दादी भी हैं, आप 5 फिंगर्स में 5 चीजें बना दीजिए। या बच्चे एनिमल्स बनाना चाहते हैं, आप लॉयन का फेस बना दीजिए, कुछ भी जो उनको पसंद है वो उनकी फिंगर्स पे बनाकर उनके साथ आप फिंगर पपेट का खेल भी खेल सकते हैं। इसमें सभी बच्चे आप आराम से सभी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये खेल बनाने में आपको
2-2 मिनट एक-एक बच्चे के साथ लगेगा और आराम से बच्चे इस तरह के खेल खेल सकते हैं। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपने तो फिंगर पपेट बना के जरा सा खेल खिलाया, वो आपस में खुद बोलेंगे, मैं पापा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है। दूसरा बोलेगा, मैं तो दीदी हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय भैया। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि सभी बच्चे आपके साथ अपने आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके खेल रहे हैं। इस तरह बच्चों में आपस में खेलने की भावना बढ़ती है। कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, अकेले खेलना। ऐसे बच्चों के लिए जरूरी है कि इस तरह की खेल क्रियाएं आयोजित करें जो बच्चों को एक दूसरे में सहयोग की भावना और एक दूसरे से बात करना, उनको आपस में बात करना भी आना चाहिए। इसलिए हम इस तरह की खेल क्रियाएं भी आयोजित करते हैं। इसके अलावा बच्चों को फिंगर पपेट के अलावा आप थोड़े से, अगर बड़े बच्चे हैं तो मैच बॉक्स में सामान रखकर कि किस तरह से मैच, आप उनको, बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हैं ध्वनि के बारे में, तो मैच बॉक्स के अंदर आप कुछ डालिए, एक आवाज करिए, बच्चे को समझ में आएगा। पर जब आप 2 चीजें या 3 चीजें कर देते हैं तो आवाज में अंतर आ जाता है। बच्चे को ये इस तरह से अंतर सिखाना है, या आप उस पे एक थाप देते हैं, फिर बच्चों की आंखें बंद करवा दीजिए और पूछिए कि आपने अब क्या किया, कुछ चीज अंदर डाल के खड़खड़ किया है या फिंगर से थाप की है। बच्चे की आंख बंद है, उसको सिर्फ सुन के महसूस करके बताना है। इस तरह की खेल क्रियाएं जब आप आयोजित करते हैं तो ध्वनि के प्रति उनका जो एक, हर बच्चे में होता है कि ध्वनि आ रही है पर उसको वो सुन रहे हैं पर वो उसको महसूस नहीं करते, उनको पता नहीं, हाँ मम्मी ने बोला, हमने जवाब दे दिया, पर ये ध्वनि है क्या। चिड़िया भी बोलती हैं, पत्ते भी खड़खड़ करते। इसके प्रति जब आप उनके दिमाग को विकसित करना चाहते हैं तो इस तरह की खेल क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। आप मैच बॉक्स पे तरह तरह के कागज चिपकाकर भी कुछ भी बना सकते हैं, इसके ऊपर चिपका के बच्चों के सामने ही ये इस तरह के खेल हैं जो बच्चे तोड़ भी देंगे, खराब भी कर देंगे, तो आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बच्चे खुद अपने घर से खाली मैच बॉक्स लेके आएंगे, उनको पता है कि जिसके अंदर, आप बताइए उनको कि जिसके अंदर मैच स्टिक्स है वो अभी यूज कर रही है मम्मी, जब ये खत्म हो जाएगी तब मम्मी से कहना कि खाली मैच बॉक्स हमको दें। बच्चा इस बात को अच्छे से समझेगा कि उसको वेस्ट मटेरियल ही उपयोग में लाना है, घर में उपयोग होने वाली चीजें खराब नहीं करना है। इस तरह आप उनको हमेशा ये एक अनुशासन में रहना सिखाते हैं। फिर उनके पसंद की खेल क्रियाएं भी हो जाती हैं। इसी तरह आप बॉटल की ये ढक्कन है, इनमें होल कर लीजिए। ये काम आप स्वयं पहले से कर लीजिए, ये बच्चों के सामने मत करिए क्योंकि इनमें होल करना थोड़ा कठिन काम है। जब आप इनमें होल करके एक शू लेस ले जाएंगे और उसमें उनको माला की तरह उसके सामने ये ढक्कन पिरोएंगे तो बच्चे के लिए एक नया खेल होगा। आप मोती देंगे तो वो गले में डालने का डर है, इसलिए बड़े बड़े ढक्कन इस्तेमाल करिए जो बच्चे के मुंह में नहीं जाएं, क्योंकि मोती, पहले थ्रेड एंड बीड्स का काफी खेल चला था, पर इसीलिए आजकल ये खेल थोड़ा बड़े बच्चों में कर दिया है क्योंकि बीड्स छोटे बच्चे अपने मुंह में डाल सकते हैं। इसलिए आप बड़े बड़े ढक्कन इस्तेमाल कीजिए, उनमें छेद कर लीजिए या आप कहीं मार्केट से छेद करवा लीजिए और एक शू लेस ले लीजिए। इसमें आपको नीडल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि नीडल बच्चों को चुभ सकती है। शू लेस में किस तरह वो डाल के पिरोएंगे, माला बनाएंगे और इस तरह उनका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। बच्चा छेद को ध्यान से देखेगा और हाथ से उसमें थ्रेड डालेगा तो उसकी 2-3 क्षमताओं का विकास एक साथ होगा। इसी तरह इन सब खेल क्रियाओं के आयोजित करने के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने पहले भी कहा, फीडबैक लेना। बच्चे ने वो सीखा या नहीं जो आप सिखाना चाहते थे। हो सकता है बच्चा कुछ और भी सीख रहा है, आप उसको भी एप्रिशिएट करिए, पर जो आपने सिखाना था वो उस तक आपको पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब आप उसको ये सिखा रहे हैं कि ये सर्किल है और आप उससे एक के ऊपर एक सर्किल बड़े से छोटा लगा रहे हैं, तब वो सीख रहा है कि ये रेड है, क्योंकि उसने बचपन से रेड कलर, बच्चे रेड कलर की फ्रॉक पहनो, बच्चे रेड कलर के शूज पहनो, उसको रेड कलर के प्रति वो सजग है।
उसको सर्किल नहीं पता है, पर आपने कहा ये सर्किल है, वो सोच रहा है कि ये रेड कलर को सर्किल कह रही हैं। वो बोलेगा नहीं मैडम, ये सर्किल नहीं, ये रेड है। वो तुरंत आपको टोकेगा, हो सकता है कि वो चुप रह जाए। इसलिए आपको फीडबैक लेना जरूरी है। जब आप फीडबैक लेते हैं और पूछेंगे बेटा ये क्या है, तो कहेगा ये रेड है, तो आप समझ जाइए उसने सर्किल नहीं सीखा। आप उसको बताइए ये रेड सर्किल है, क्योंकि ये रेड कलर का गोल गोल है, इसके चारों तरफ आप फिंगर ऐसे ऐसे उसकी फिराइए और उसको एक रेड स्क्वायर भी साथ में दिखाइए और बताइए कि ये रेड स्क्वायर है, इसके अंदर भी रेड कलर भरा है, इसके अंदर भी रेड कलर भरा है। फिर आप एक सफेद पेपर पे रेड सर्किल बनाइए और रेड कलर उससे भरवाइए। अब उसको आप बताइए ये रेड सर्किल है, तब निश्चित ही वो समझ जाएगा कि हम शेप की बात कर रहे हैं, हम किसी कलर की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कलर्स बच्चे बचपन से सीखते रहते हैं। जैसे ही उनको कलर समझ में आने शुरू होते हैं, वो हमेशा ये घर में सुनते हैं ये रेड कलर का एप्पल है, ये रेड कलर की ड्रेस है, ये रेड कलर के शूज हैं, अम्ब्रेला है। वो उस कलर को सीख रहे हैं, पर जब आप शेप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो कभी भी शेप को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए इसको उनको 2-3 बार अलग अलग खेल क्रियाओं के माध्यम से समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर बच्चे ने अगर ये बोल दिया कि ये रेड है, तो आप उसको हतोत्साहित मत करिए, डांटिए नहीं, आप उसको कहिए वेरी गुड, ये तो रेड कलर का सर्किल है। उसको अगर आपने तुरंत डांट दिया कि क्या है, मैं जब से सर्किल सर्किल बता रही हूँ और आप हो कि रेड कलर पे ही अटके हो, तो वो डर जाएगा। फिर वो आपको कभी भी सही फीडबैक नहीं देगा। वो जब आप उससे जानना चाहेंगे कि आपने जो सिखाया वो उस तक पहुंचा या नहीं, तो वो सहम के चुप रह जाएगा। इसीलिए बच्चा जो बोलता है उसको आपको हतोत्साहित नहीं करना है, आपको उसको बढ़ावा देना है। हाँ हाँ वेरी गुड, इसने रेड कलर पहचान लिया, वाह ऐसे ही तो रेड ये फ्रॉक भी पहने हैं, पर ये तो फ्रॉक नहीं है, ये तो ढक्कन है, और इस ढक्कन का शेप जो है वो सर्किल शेप है, ये रेड कलर का सर्किल है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगेगा कि आप उसको सिखाना क्या चाहते हैं। एक बार में कोई भी बच्चा कोई चीज नहीं सीखता, इसलिए इस तरह की खेल क्रियाएं हम बार बार बच्चों के सामने आयोजित करें, उनको अलग अलग तरह से खेल क्रियाएं कराएं। एक ही चीज, एक सर्किल सिखाने के लिए ही आप उसको 4-5 तरह से खेल क्रियाएं कराएं, वो उस चीज को अपने दिमाग में अवश्य बैठा लेगा। हो सकता है कुछ मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको विभिन्न प्रकार से क्रियाएं करना चाहिए, उसके लिए आपको अलग से समय देना चाहिए। पर जो सामान्य बच्चा होगा वो निश्चित ही 4-5 बार में आपकी बात समझ लेगा। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और एक बार में सीख जाते हैं। अगर आप उनके साथ क्लास को लेकर चलेंगे तो आपके बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। 2 बच्चे अगर सीख गए हैं तो आप बाकी 10 को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक आपका प्रत्येक बच्चा उस चीज को नहीं सीखता है, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पर चूंकि जो बच्चा पहले सीख गया है, पहले दिन ही जिस बच्चे ने सीख लिया है, वो दूसरे दिन आप उसको फिर वही दिखाएंगे तो वो बोर होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ खेल की विभिन्नताओं पे ध्यान दीजिए। आप बार बार दूसरे दूसरे तरीकों से खेल प्रस्तुत करिए। किसी दिन आप उसको गुड़िया के हाथ पैर दिखाइए, किसी दिन आप उसके सामने पूरे पाम की प्रिंटिंग करके पाम सिखाइए। आप सिखा तो पार्ट्स ऑफ बॉडी ही रहे हैं, पर खेल क्रियाओं की विभिन्नताओं को ध्यान में दीजिए। इस तरह आप बच्चों के सामने जब विभिन्न खेल क्रियाएं प्रस्तुत करेंगे, उनको इन्वॉल्व करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बच्चों की बनाई हुई चीजें जब वो बच्चे स्वयं खेलें, उनको आप दीवार पे क्लासरूम में लगा दीजिए, उनके पेरेंट्स को दिखाइए। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है। बच्चों के पेरेंट्स भी आपको बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। पेरेंट्स को भी आपको बता देना चाहिए कि बच्चे ने जो बनाया है उसमें ज्यादा गलतियां ना निकालें। कैसे कलर किया है, सारा बाहर निकल गया है। पेरेंट्स बच्चों को इस तरह टोकते रहते हैं। इस तरह टोकने से बच्चा नहीं सीखता। उसके सामने आप साथ में बैठ के कलर को किस तरह अंदर करना है ये सिखाएंगे, तभी वह सीखेगा। इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करना आपका काम है। इन विभिन्न खेल क्रियाओं से आज आप, मुझे पक्का विश्वास है कि आप और भी नई नई खेल क्रियाएं बनाएंगे और अपने बच्चों के साथ उनके साथ खेलेंगे। और इस तरह से कहानी, आपका जो भी आप सिखाना चाहते हैं विषय वस्तु,
या और भी जो भी कार्य आप बच्चों के साथ करना चाहते हैं, उसमें इन खेल क्रियाओं का बहुत सहयोग आपको मिलेगा और बच्चे आपके खुश होकर ये खेल क्रियाएं खेलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम कभी बच्चों को पिकनिक वगैरह पे ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, बाहर की खेल क्रियाएं कराते हैं, तो जिस स्थान पर हम ले जाते हैं उसको, ये तो क्लासरूम नहीं है जहां आपको सामान उपलब्ध था, ये बाहर का खुला खेल का मैदान है। वहां जो भी चीज है, घास, पेड़, फूल, पौधे, उनसे भी आपको खेल क्रियाएं कराना है बिना उनको नुकसान पहुंचाए। किस तरह पेड़ के पीछे छुपना है, या पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे करके किस तरह बनाना है, या रेत का घर किस तरह बनाना है। तो जो हमारी बाहर की खेल क्रियाएं होंगी वो क्लासरूम की खेल क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न होंगी, क्योंकि बच्चे बाहर पहुंच के थोड़े तो उद्दंड हो ही जाते हैं, दौड़ने भागने लगते हैं। इसलिए हमको उनके साथ मिलके खेल क्रियाएं आयोजित करनी है जिसमें वो इधर उधर ना भागें और किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसलिए जब हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो बच्चों के साथ दूसरी तरह की खेल क्रियाएं जो हमने क्लासरूम में खेला, अगर हम वही पिकनिक में ले गए तो वो बच्चों के लिए क्या मजा हुआ। उनके लिए आउटिंग तो जरूर हुई, पर खेल तो उनने वही खेला जो आप उनको क्लास में खिला रहे थे। इसीलिए बाहर के पर्यावरण में जाकर आप उनको बाहर के बारे में सिखाना चाहते हैं। उनको आप कभी कभी सैर पे ले जाते हैं तो पेड़ पौधे के बारे में सिखाना चाहते हैं, सूखे पत्ते इकट्ठे करवाइए, उनको पत्तियों के बारे में जो भी आप सिखाना चाहते हैं उस चीज को बाहर ले जाकर ही आप सिखाइए, तो वो आराम से सीखेंगे। आप सूखे पत्तों का कलेक्शन करके उनकी एक छोटी सी ड्राइंग कॉपी में चिपकवा दीजिए सेलो टेप से। बच्चे को हमेशा याद रहेगा कि वो जब बाहर गया था तो ये पत्ता पहले ग्रीन था, फिर सूख के गिर गया, ड्राई हो गया। ये शब्द जो बच्चे, आपके लिए तो आसान है पर बच्चे के लिए नए नए होते हैं। क्या ड्राई है, क्या वेट है, क्या ग्रीन है, वो हर चीज उसको सीखने में आपके इन खेल क्रियाओं से मदद मिलेगी। अगर आप रेत से खेल खिलवा रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि अब बच्चे के कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो आप ये पहले से लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर रखा है कि आज आपको रेत की खेल क्रिया करना है, तो आप निश्चित ही बच्चे को वो कपड़े पहना के ले जाएंगे जो गंदे भी हो गए। तो कोई वो पार्टी ड्रेस पहना के ले जाएंगे तो जरूरी वो गंदा होगा और खराब होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख के आप खेल क्रिया कराएं। लक्ष्य को जब आप ध्यान में रख लेंगे तो आपकी सारी चीजें अपने आप सही बनती जाएंगी। आपने लक्ष्य लिया है रेत की खेल क्रिया, तो आप उसको वैसे कपड़े पहनाएंगे, उस तरह से शूज वगैरह पहनाएंगे और इस तरह आप उनको ले जाकर पूरा का पूरा खेल खिला सकेंगे। इसमें आपको कहीं कुछ डांटना नहीं पड़ेगा कि ये गंदा हो रहा है या वो गंदा हो रहा है। इस तरह आज मैं आपको ये सब सिखाने के बाद ये सोचती हूँ कि आप जरूर अपनी कक्षा में अपने छोटे बच्चों के साथ इस तरह की विभिन्न खेल क्रियाएं आयोजित करेंगे और उन्हें तरह तरह के खिलौने बनाने में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी बनाई हुई चीजों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको एक नई दिशा देंगे सीखने के लिए। धन्यवाद।